हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अमर ट्यूशन क्लासेस। आज हम अकाउंट्स में लिक्विडेटर्स अकाउंट्स चैप्टर स्टार्ट करेंगे। ये आज उसका इंट्रोडक्शन लेक्चर है। पहले हम इस वर्ड की मीनिंग समझेंगे कि लिक्विडेटर होता क्या है, किसे कहते हैं लिक्विडेटर। तो जैसे किसी भी इंसान का या ह्यूमन बॉडी का बर्थ होता है, जन्म होता है, और उसकी लाइफ जब पूरी हो जाती है तो उसका डेथ हो जाता है। सेम कंपनीज का बर्थ या डेथ नहीं होता है, बट कंपनीज में जब कंपनी स्टार्ट होती है तो उसे कहते हैं इनकॉर्पोरेशन, और जब कंपनी बंद की जाती है तो उस प्रोसेस को कहते हैं लिक्विडेशन। कंपनी का बंद होना ये एक लिक्विडेशन प्रोसेस है। जैसे इंसान की डेथ हो जाती है वैसे उस दिन से कंपनी बंद हो जाती है। अब कंपनी का बंद होना इट मीन्स ये बिल्कुल ज़रूरी नहीं कि कंपनी लॉस कर ही बंद करे। कई बार प्रॉफिट करने वाली कंपनीज भी बंद हो जाती हैं, क्योंकि जिसने वो कंपनी स्टार्ट की थी उसने एक टेन्योर के साथ स्टार्ट की थी, 10 ईयर्स 5 ईयर्स, वो पूरा हो जाएगा तो कंपनी बंद हो जाएगी। देखिए, पहले थोड़ा सा मैं इंट्रोडक्शन रीड कर रहा हूँ 1-2 मिनट का, और बाद में हम आगे बढ़ेंगे। अ कंपनी हैज़ नो फिजिकल एग्जिस्टेंस एंड कैन नॉट डाई अ नेचुरल डेथ। किसी कंपनी का नेचुरल डेथ तो नहीं हो सकता। इट इज़ अ क्रिएशन ऑफ लॉ एंड इट्स कॉरपोरेट लाइफ कम्स टू एंड बाय प्रोसेस ऑफ लॉ ओनली। एक कंपनी का क्रिएशन बाय लॉ होता है और उसका क्लोजिंग प्रोसेस भी बाय लॉ होगा। अब हम आगे देखते हैं। इट मस्ट बी मेड क्लियर एट द आउटसेट दैट लिक्विडेशन ऑफ अ कंपनी डज नॉट मीन दैट द कंपनी इज इंसॉल्वेंट। आप ऐसा बिल्कुल मत समझना कि जो कंपनी लॉस करती है सिर्फ वो ही कंपनीज बंद होती हैं। कोई भी कंपनी बंद हो सकती है। सपोज करो किसी फॉरेनर ने इंडिया में आकर एक कंपनी स्टार्ट की और उसे परमिशन दी गई थी 5 साल के लिए। उसने अपना 5 साल में कंपनी में काम किया, प्रोडक्शन किया, और अब वो कंपनी बंद हो रही है। उसकी कंपनी प्रॉफिट कर रही है, फिर भी कंपनी बंद हो रही है क्योंकि 5 साल का टेन्योर पूरा हो गया। प्रॉफिट करने वाली कंपनीज भी बंद होती हैं और सबसे ज़्यादा लॉस करने वाली कंपनीज बंद होती है। कंपनी के बंद करने का जो प्रोसेस होता है, जैसे आप 12th में सीख कर आए हो कि पार्टनरशिप का डिसॉल्यूशन होता है, वैसे ही यहाँ पर कंपनीज को क्लोजिंग किया जाता है, बंद कर दिया जाता है। उस प्रोसेस को लिक्विडेशन कहते हैं। अब उस प्रोसेस को जो पर्सन करता है, उस प्रोसेस को जो ऑथोराइज्ड पर्सन करता है, किसी न किसी को अपॉइंट किया जाएगा कि ये लिक्विडेशन का प्रोसेस करके दे, और वो जो करेगा उसे हम लिक्विडेटर कहते हैं। लिक्विडेटर। अब लिक्विडेटर कौन होता है? लिक्विडेटर एक पर्सन होगा जिसे ये अथॉरिटीज़ दी जाएगी, जिसे ये पावर्स दिए जाएंगे कि वो कंपनी को बंद कर दे। जिस दिन लिक्विडेटर का अपॉइंटमेंट होता है उस दिन से डायरेक्टर के सारे पावर्स हट जाते हैं। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, व्हेन द लिक्विडेटर इज अपॉइंटेड ऑल द पावर्स ऑफ द डायरेक्टर्स एंड मैनेजिंग डायरेक्टर शल सीज। लिक्विडेटर के पास पूरी कंपनी आ जाती है, डायरेक्टर का कुछ भी नहीं चलने वाला। ये लिक्विडेटर एक हाईली क्वालिफाइड पर्सन होगा जिसे रूल्स एंड लॉज का नॉलेज होगा। हो सकता है ये कोई रिटायर्ड जज हो या कोई हाईली क्वालिफाइड पर्सन हो जो लिक्विडेशन प्रोसेस को करेगा। वो जो पर्सन होता है उस पर्सन को हम कहेंगे लिक्विडेटर। अब लिक्विडेटर करता क्या है, तो आपको ये रीड कर लेना है, ड्यूटीज़ ऑफ द लिक्विडेटर। लिक्विडेटर की ड्यूटीज़ क्या होती हैं? तो लिक्विडेटर कंपनी के सारे एसेट्स को सेल कर देता है। जितनी भी एसेट्स होंगी, एक कंपनी के पास लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, मशीन, फर्नीचर,
स्टॉक, डेटर्स, जितने भी असेट्स हैं वो सारे असेट्स लिक्विडेटर बेच देगा, बैलेंस शीट में जो भी एसेट्स होंगे। और सामने जो लाइबिलिटीज़ हैं उन लाइबिलिटीज़ को पे करना होता है। तो ये एक लिक्विडेटर का काम होता है। हो सकता है ये काम करने में उसे 6-8 महीने या 12 महीने लग जाए। सो लिक्विडेटर ये काम करता है। ठीक है, सो हमने समझ लिया कि लिक्विडेटर होता क्या है। नाउ सबसे बड़ी पॉइंट होती है कि लिक्विडेटर को जब पेमेंट करना होता है तो प्रायोरिटी किसको दी जानी चाहिए। समझो लिक्विडेटर ने लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, मशीन, फर्नीचर, एसेट सब बेच दिया, पैसा आ गया, तो अब उस पैसे को सबसे पहले किससे डिस्ट्रीब्यूट करना चाहिए, प्रायोरिटी किसकी है। तो ये प्रायोरिटीज़ कैसे होती हैं, सबसे पहले फुल्ली सिक्योर्ड क्रेडिटर्स को दिया जाता है। फुल्ली सिक्योर्ड किसे कहते हैं, समझो इस कंपनी के डायरेक्टर्स ने बैंक से लोन लिया है और बैंक के पास लैंड एंड बिल्डिंग गिरवी रखा है, मॉर्गेज रखा है, तो सबसे पहले पैसा बैंक को देना पड़ेगा क्योंकि उनके पास लैंड एंड बिल्डिंग मॉर्गेज है, लैंड एंड बिल्डिंग के पेपर्स उनके पास गिरवी पड़े हैं। अगर हम उन्हें नहीं देंगे तो वो बैंक लैंड एंड बिल्डिंग सेल करने नहीं देगा। सो कहने का मतलब जो भी फुल्ली सिक्योर्ड क्रेडिटर्स हैं उन्हें पहली प्रायोरिटी दी जाती है पेमेंट के लिए। सेकंड, लिक्विडेशन एक्सपेंसेस। अब लिक्विडेशन एक्सपेंसेस में पेमेंट करना होता है जिसमें ये जो लिक्विडेटर है ये फ्री में काम नहीं करता, इसे रेम्यूनरेशन दिया जाता है, सैलरी दी जाती है और लीगल एक्सपेंसेस जो भी होंगे उस कंपनी को डिसॉल्व करने के। तो ये जो रिसिप्ट एंड पेमेंट का जो पूरा सीक्वेंस है वो समझाने के लिए मैंने आपके लिए एक फॉर्मेट बनाया है, जो फॉर्मेट आपको नोट डाउन कर लेना है अच्छे से और उसमें आपके सारे पॉइंट्स क्लियर हो जाएंगे। ड्यूरिंग द सम आपको ये फॉर्मेट याद होना चाहिए, बहुत ही इजी फॉर्मेट है, आप 1 या 2 सम करोगे तो भी याद हो जाएगा। सो आइए इस फॉर्मेट को समझते हैं। फॉर्मेट में लिखा हुआ है सबसे ऊपर लिक्विडेटर्स फाइनल स्टेटमेंट ऑफ रिसिप्ट एंड पेमेंट। जब ये लिक्विडेटर कंपनी बंद करता है तब ये एक ऐसा स्टेटमेंट बनाता है जिसमें फाइनली पेमेंट किया जाता है। इसमें 2 साइड होते हैं। आपने 11th स्टैंडर्ड में जैसे कैश बुक सीखा है, ये कुछ ऐसा ही है। डेबिट साइड रिसिप्ट साइड होगा, क्रेडिट साइड पेमेंट साइड होगा। डेबिट साइड सबसे पहले ऊपर लिखेंगे कैश एंड बैंक, ओपनिंग कैश एंड बैंक, जो उस कंपनी की बैलेंस शीट में दिया हुआ है। देन कैश रिसीव्ड होगी टू असेट्स रियलाइज्ड, प्लांट, बिल्डिंग, स्टॉक, डेटर्स। यहाँ पर मैंने एक एग्जाम्पल के लिए सिर्फ 4 एसेट्स लिखे हैं, लेकिन आपको ये समझना है कि किसी भी टाइप का कोई भी एसेट अगर हमने बेचा है तो उस एसेट्स को बेचने के लिए जो भी पैसा हमारे पास आ रहा है बेचने के बाद, ठीक है, वो हम यहाँ लिखेंगे, चाहे वो फर्नीचर हो, चाहे वो इन्वेस्टमेंट हो। ठीक है, तो ये फॉर्मेट के लिए मैंने 4 एसेट्स लिखे हैं, बट एनी एसेट्स अगर लिक्विडेटर ने सेल किया है तो वो यहाँ लिखेंगे। देन एक्सेस अमाउंट रिटर्न बाय सिक्योर्ड क्रेडिटर्स। अब ये क्या होता है कि सिक्योर्ड क्रेडिटर्स मीन्स जो मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया कि सपोज करो कि लैंड एंड बिल्डिंग बैंक के पास गिरवी है, मॉर्गेज है, और इन्होंने बैंक से 50,000 रुपीज़ का लोन लिया है। लैंड एंड बिल्डिंग सेल हुआ और बैंक ने सेल किया, बैंक को 70,000 मिला। सपोज करते हैं बैंक को 70 मिला, तो बैंक क्या करेगी, 70,000 के लैंड एंड बिल्डिंग में से 50 अपना लोन ले लेंगे, बाकी 20,000 लिक्विडेटर को रिटर्न करेंगे। तो उसे हम कहेंगे टू एक्सेस अमाउंट रिटर्न बाय सिक्योर्ड क्रेडिटर्स। देन कॉल सिनेरियोस। नाउ रिसिप्ट साइड तो नॉर्मल है, बट सबसे ज़्यादा जो हमें ध्यान देना होता है वो ध्यान देना है पेमेंट साइड।
अब पेमेंट साइड में हमें सबसे ऊपर जो फर्स्ट पॉइंट आ रहा है दैट इज़ फुल्ली सिक्योर्ड क्रेडिटर्स। जो सबसे पहली प्रायोरिटी दी जाएगी वो फुल्ली सिक्योर्ड क्रेडिटर्स को दी जाएगी। फुल्ली सिक्योर्ड क्रेडिटर्स के बाद हम सेकंड पेमेंट करेंगे पार्टली सिक्योर्ड क्रेडिटर्स। ये पार्टली सिक्योर्ड क्रेडिटर्स क्या होते हैं कि जिनके पास हमारा कुछ सिक्योरिटी में पड़ा है बट फिर भी पूरा अमाउंट रियलाइज़ नहीं हुआ। सपोज़ करते हैं कि हमने बैंक के पास अपना प्लांट एंड मशीन गिरवी रखा है 50,000 में और बैंक ने वो प्लांट एंड मशीन सेल किया तो उन्हें 30,000 मिले, तो 50 का लोन था, बैंक ने 30 में सेल किया तो उसे पार्टली सिक्योर्ड क्रेडिटर्स कहते हैं। देन द मोस्ट इम्पॉर्टेंट डिसॉल्यूशन एक्सपेंसेस। अब जब कंपनी बंद होती है तो उसमें बहुत सारे एक्सपर्ट्स की एडवाइस चाहिए होती है, कुछ लीगल प्रोसेस करने होते हैं, उसके लिए जो पैसा दिया जाता है उसे डिसॉल्यूशन एक्सपेंस कहते हैं। देन नेक्स्ट इज लिक्विडेटर्स रेम्यूनरेशन। जो ये लिक्विडेटर काम कर रहा है उसे सैलरी दी जाएगी, कमीशन दिया जाएगा, उसे हम कहेंगे लिक्विडेटर्स रेम्यूनरेशन। सो पेमेंट इसी सीक्वेंस में करना ज़रूरी है, हम सीक्वेंस को आगे पीछे नहीं कर सकते, यही सीक्वेंस होना चाहिए पेमेंट का। नेक्स्ट इज प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स। अब प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स किसे कहते हैं? सो इन क्रेडिटर्स को पेमेंट में प्रेफरेंस दिया जाता है, इसलिए इन्हें प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स कहते हैं, जिसमें हमारे एम्प्लॉइज़ आते हैं। सपोज़ करो कंपनी बंद हो रही है और एम्प्लॉइज़ को 3 महीने से सैलरी नहीं दी है, तो एम्प्लॉइज़ की सैलरी को प्रेफरेंस में रखा जाता है, उन्हें सबसे पहले पेमेंट किया जाता है। कुछ गवर्नमेंट टैक्सेस को प्रेफरेंस में रखा जाता है। तो प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स कौन कौन से होंगे उसका भी मैं पूरा लिस्ट आपको अभी प्रोवाइड कर रहा हूँ। जो भी लेक्चर्स होंगे वो सारे आप सीक्वेंस में देखना, तभी आपको ये लेक्चर समझ में आएंगे। नाउ नेक्स्ट पेमेंट जो होगा वो डिबेंचर होल्डर्स को होगा। डिबेंचर होल्डर को 3 अलग अलग अमाउंट होते हैं पे करने के लिए। एक तो होगा डिबेंचर्स का पैसा, दूसरा आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट एंड तीसरा होगा एडिशनल आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट। ये तीनों पॉइंट डिबेंचर होल्डर्स को दिए जाते हैं। आफ्टर दैट अगर पैसा बचा तो अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स को दिया जाएगा। अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स को पेमेंट करने के बाद पेमेंट करेंगे कॉल्स एंड एडवांस को। कॉल्स एंड एडवांस को पेमेंट करने के बाद प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को पैसा देना है, जिसमें प्रेफरेंस शेयर कैपिटल प्लस आउटस्टैंडिंग डिविडेंड है अगर उनका तो उसे पेमेंट करेंगे। और सब कुछ पैसा देने के बाद अगर लास्ट में कुछ बच रहा है अमाउंट तो वो अमाउंट इक्विटी शेयर होल्डर्स को पेमेंट किया जाता है। तो जब भी कंपनी का लिक्विडेशन होता है तो सबसे लास्ट पेमेंट जिनको दिया जाता है वो होते हैं इक्विटी शेयर होल्डर्स। सो स्टूडेंट, ये पूरा का पूरा स्टेटमेंट है, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो या आराम से नोट डाउन कर लो इसे, ताकि जब हम सम करें तो ये आपके सामने होना चाहिए, तभी आपको सम समझ में आएगा। सो दैट इज़ लिक्विडेटर। ये लास्ट इक्विटी शेयर होल्डर्स हैं। अगर आपको ऐसे नहीं दिखाई दे तो यहाँ से आप नोट डाउन कर लीजिए। सो सबसे लास्ट पेमेंट दिया जाता है इक्विटी शेयर होल्डर्स को। नाउ कुछ नोट समझना है इसमें। ये नोट थोड़ा सा हिंदी में लिखा हुआ है, मैं हिंदी में ही बता देता हूँ आपको। जब हम सम करेंगे तब हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। आपको लिखना है पहले अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स को पे करना है, उसके बाद पैसे बचे तो डिबेंचर होल्डर्स को एडिशनल आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट देना है, क्योंकि क्रेडिटर्स का बैलेंस शीट की लास्ट डेट तक बाकी है और डिबेंचर होल्डर्स का इंटरेस्ट बैलेंस शीट की लास्ट डेट के बाद का है, क्योंकि असेट्स बेचने और लाइबिलिटीज़ पे करने में टाइम लगता है। ये आप नोट कर लीजिए। इसी टाइप से जब मैं सम करूँगा तब आपको ये कंडीशन बताऊँगा कि ये कंडीशन वहाँ कैसे आ रही है। ज़रूरी नहीं है ये कंडीशन हर एक सम में हो। नेक्स्ट, अब मैंने आपको बताया कि प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स।
सो प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स क्या होते हैं वो देखते हैं हम। सो प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स में सबसे पहला जो अमाउंट पे किया जाता है दैट इज अमाउंट पेएबल टू गवर्नमेंट एज टैक्सेस फॉर द लास्ट 12 मंथ। आप ये अंडरलाइन करना कि टैक्स फॉर द लास्ट 12 मंथ, लास्ट 12 मंथ का जो टैक्स पे किया जाता है, अगर गवर्नमेंट का समझो 3 साल का टैक्स बाकी है तो हमें क्या करना है, लास्ट 12 मंथ का ही टैक्स देना है, बाकी का टैक्स हम बाद में देंगे, अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स के साथ पे करेंगे। सो प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स की मीनिंग होती है कि इन लोगों को पहले चांस दिया जाता है, कंपनी बंद होने के टाइम पर इनको पहले सैलरी दी जाती है या इनको पहले पेमेंट किया जाता है। सेकेंड इज अमाउंट पेएबल अगेंस्ट कंपेंसेशन। समझो किसी वर्कर का काम करते हुए कंपनी में कोई एक्सीडेंट हुआ था और उसका कंपेंसेशन का अमाउंट बाकी है, उसका मेडिकल बिल बाकी है, तो सबसे पहले उसको भी प्रायोरिटी दी जाएगी। प्रायोरिटी दी जाएगी या प्रेफरेंस दिया जाएगा। सो कंपेंसेशन अगर वर्कर का बाकी है तो वो पहले पे करेंगे। देन ग्रेच्युटी, प्रोविडेंट फंड, पेंशन पेएबल टू एम्प्लॉयज़। अगर एम्प्लॉयज़ को कोई ग्रेच्युटी पे करनी है, पेंशन पे करना है, सो वो उनका हक है, वो भी उन्हें पहले पे कर दिया जाएगा। देन फोर्थ इज लीव सैलरी। जितने भी एम्प्लॉय काम करते हैं, हम एग्जांपल लेते हैं ABC कोई भी कंपनी बंद हुई, सो वो कंपनी जब बंद हुई तो उस कंपनी के एम्प्लॉयज़ की जितनी भी सैलरी बाकी थी उसमें उनकी लीव सैलरी थी। मीन्स सपोज करो उन्होंने लीव के दिन भी काम किया है और उनकी लीव सैलरी बाकी है तो उसका भी पेमेंट उन्हें पहले दिया जाएगा। आफ्टर लीव सैलरी, द सैलरी ऑफ क्लर्क्स। कंपनी में काम करने वाले जितने भी क्लर्क्स हैं उन क्लर्क को सैलरी बाकी है तो उन्हें पहले सैलरी दी जाएगी। उसका रूल है एक्चुअल सैलरी और 4 मंथ सैलरी और 20,000 पर हेड, विच एवर इज लेस। इन तीनों में से जो लोअर अमाउंट है वो उन्हें पे कर दिया जाएगा। इसका मतलब हुआ जितना उनका रियल अमाउंट बाकी है या 4 महीने की सैलरी या 20,000 पर हेड, जितना भी इनमें से लोअर अमाउंट है वो पहले पे किया जाएगा और बाकी का पैसा उन्हें अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स के साथ पेमेंट किया जाएगा। सपोज करो हम ऐसे समझते हैं कि किसी क्लर्क की 1 लाख रुपये सैलरी बाकी है तो 20,000 पहले अभी पे किए जाएंगे प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स के बाद। तो ये देखिए ये फॉर्मेट में प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स के साथ पहले उसे 20 पे किए जाएंगे, बाकी का 80 अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स के साथ पे किया जाएगा। सो ये पॉइंट ज़्यादा आप जब हम सम करेंगे तब समझोगे। नेक्स्ट इज 6th कंट्रीब्यूशन टू ESI। ESI 12 मंथ्स ओनली। ESI का मतलब होता है एम्प्लॉयज़ स्टेट इंश्योरेंस। अगर इंश्योरेंस करवाया है एम्प्लॉयज़ का और इंश्योरेंस कंपनी का पैसा बाकी है तो हमें वो पे करना है। सो नाउ स्टूडेंट, ये मैंने आपको फॉर्मेट एक्सप्लेन किया। नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको सम्स भी करवाऊँगा। फिर भी अगर आपको कोई डाउट है तो आप मुझे इस नंबर पर कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हो। सो स्टूडेंट्स, अगर आप मेरा ये वीडियो YouTube पर देख रहे हो तो एक बार आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि जो फ्यूचर में मैं वीडियोस बनाऊं तो वो वीडियोस आप तक पहुंचते रहें। आप मेरा ऐप भी इंस्टॉल कर सकते हो प्ले स्टोर में से। मेरा ऐप है अमर ट्यूशन क्लासेस। आपको सारे लेक्चर्स वहाँ भी मिल जाएंगे मेरे ऐप में। सो ये आप ऐप भी डाउनलोड कर सकते हो। सो दैट्स इट स्टूडेंट्स, ये लेक्चर मैं यहीं पूरा कर रहा हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में और हम सम स्टार्ट करेंगे। तब तक आप ये फॉर्मेट लर्न कर लो और ये फॉर्मेट समझ लो।